नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य भाग 2 जो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इससे पहले भाग 1 सुबह करवाया था, उससे आगे शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन के हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहकर पुकारा है? फुटकर रचना, बड़ा भारी वृत्त संग्रह, या फिर सहायक रचना, या फिर बड़ा वृत्त संग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़ा वृत्त संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहकर पुकारा है। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी के कितने कवियों का वर्णन किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में 952 कवियों का वर्णन किया। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 12 भागों में, 11 भागों में, या फिर 10 भागों में, या फिर 9 भागों में? तो इसका सही आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 भागों में बांटा है। अगला प्रश्न है कि मिस्र बंधु के नाम से 3 भाई रचना लिखते थे, उनमें से कौन इनमें शामिल नहीं हैं? गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, या फिर श्याम बिहारी मिश्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र शामिल नहीं थे। गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र, ये तीनों शामिल थे। अगला प्रश्न है कि मिस्र बंधुओं का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, मिस्र बंधु विनोद, या ऑप्शन नंबर डी, हिंदी साहित्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न है कि मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 4 भागों में, या 3 भागों में, या फिर 6 भागों में, या फिर 5 भागों में? तो इसका सही आंसर है मिस्र बंधु विनोद जो था वो 4 भागों में विभाजित हुआ था। अगला प्रश्न है कि मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए? 1911 में, 1912 में, या 1913 में, या 1914 में? तो इसका सही आंसर है मिस्र बंधु विनोद जो था वो प्रथम 3 भाग जो थे वो 1913 में प्रकाशित हुए थे। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1931 में, 1932 में, 1933 में, या फिर 1934 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है 1934 ईस्वी में मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि हिंदी में सबसे पहले इतिवृत्तात्मक शैली में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मिस्र बंधु ने, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी में सबसे पहले इतिवृत्तात्मक शैली में हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा वो मिस्र बंधुओं ने लिखा। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को किस नाम से पुकारा है? वृत्त संग्रह, बड़ा वृत्त संग्रह, बड़ा भारी वृत्त संग्रह, या फिर भारी संग्रह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ा भारी वृत्त संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को पुकारा। अगला प्रश्न है कि मिस्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहकर किसने पुकारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने? तो इसका सही आंसर है मिस्र बंधुओं को जो परिश्रमी संकलनकर्ता कहकर पुकारा है वो पुकारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है कि मिस्र बंधु विनोद में कितने कवियों का परिचय दिया गया है? 4590, या फिर 4591, या 4592, या फिर 4593? तो इसका सही आंसर है मिस्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का परिचय दिया गया।
अगला प्रश्न है कि मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः कितने भागों में बांटा। तो मिस्र बंधुओं ने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है 5 भागों में। अगला प्रश्न है मिस्र बंधुओं के हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्तमान काल से पहले का काल कौन सा है। आरंभिक काल, परिवर्तन काल, मध्यम काल या फिर अलंकृत काल। तो इसका सही आंसर है मिस्र बंधुओं के हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्तमान काल से पहले का काल है परिवर्तन काल। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के काल विभाजन में आदि काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन में आदि काल को वीर गाथा काल नाम से पुकारा था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता है। दूसरा है भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तीसरा है आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना जान पड़ती है। और चौथा है अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या है। तो ये भी रामचंद्र शुक्ल का है। और आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना जान पड़ती है, ये भी है। लेकिन इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन नहीं है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी ग्रंथों के आधार पर आदि काल को वीर गाथा काल नाम दिया। 10, 12, 8 या फिर 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में अंतिम रूप से किस काल का विवेचन किया था। छायावाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का या फिर नई कविता का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छायावाद का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में अंतिम रूप से विवेचन किया था। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। चंद्रवरदाई को, सरहप्पा को, स्वयंभू को या फिर शालिभद्र सूरी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का अध्ययन, हिंदी साहित्य का विवेचन या हिंदी साहित्य का विश्लेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था। 1911 में, 1920 में या 1929 में या फिर 1940 में। तो इसका सही आंसर है 1929 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पुनः कब प्रकाशित हुआ था। 1911 ईस्वी में, 1920 में, 1929 में या 1940 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1940 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास दोबारा प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है। 4 भागों में, 3 भागों में या फिर 6 भागों में या फिर 5 भागों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 भागों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है। अगला प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास में हिंदी साहित्य को मुख्यतः कितने कालखंडों में बांटा।
4 भागों में, 3 भागों में, या फिर 6 भागों में, या फिर 5 भागों में? तो इसका भी सही आंसर है 4 भागों में डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास को बांटा। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल नाम दिया? तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल नाम जो दिया वो डॉक्टर नगेंद्र ने दिया। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी युग को जागरण सुधार काल दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर राम कुमार वर्मा ने, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने? तो इसका सही आंसर है द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल जो नाम दिया वो दिया है डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो लिखा है वो लिखा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न है, राम कुमार वर्मा का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ जो था वो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने आदिकाल को 2 भागों में संधि एवं चारण काल में बांटा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संधि काल और एवं चारण काल नाम से 2 भागों में बांटा आदिकाल को वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास कब प्रकाशित हुआ? 1938 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, या फिर 1973 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर जरूर करें। थैंक यू।